हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आपका रैंकिंग वाले केसेस और स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने वाले केसेस। ठीक है, पेपर में ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन एक या दो बार ही आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, टॉपिक जो है आपका रैंकिंग वाला केस है। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, कुछ लोगों के बारे में डिटेल दी गई होगी, जैसे कि हाइट, वेट, एज, ठीक है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया, या डिफरेंट लोकेशन दे रखी हो, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, एरिया। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ डिटेल्स होंगी और आपने इन डिटेल के बेस पे इसमें दिए गए पर्सन या दिए गए लोकेशन को आपने स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को आपने अरेंज कैसे करना है या सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि स्टेटमेंट अगर दी होगी तो आपने उसको अरेंज कैसे करना है। अच्छा देखो, फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दी हुई है A इज़ बिगर देन B। अब कई बुक्स में आपको ना ये इस ऑर्डर में दिया होगा, A इज़ बिगर देन B, या फिर आपको दिया हो सकता है A इज़ बिगर देन B। पर आपने दोनों ही मेथड फॉलो नहीं करना है। वजह ये कि ये दोनों ही मेथड टाइम कंज्यूमिंग हैं, तो आपने टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा अलग मेथड फॉलो करना है। ठीक है, अब हमने मेथड क्या फॉलो करना है, ध्यान हमने ये रखना है कि जो भी पर्सन आपके बड़े होंगे हमने उनको ऊपर नोट डाउन करना है, जो भी पर्सन छोटे होंगे हमने उनको नीचे नोट डाउन करना है। ठीक है, लाइक A इज़ बिगर देन B बोल रहा है तो मैंने क्या करना है, A इज़ बिगर देन B नोट डाउन कर दिया। ठीक है, तो A बड़ा है तो A ऊपर और B छोटा है तो B नीचे। अब मैंने स्टेटमेंट को आगे पढ़ा, जब मैंने आगे पढ़ा तो आगे मुझे स्टेटमेंट मिला एक वर्ड बट। ध्यान अपने रखना है, जब भी बट और एंड आएगा तो आपने क्या करना है, जो भी उसके आगे की स्टेटमेंट है, बट और एंड के आगे की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट फर्स्ट पर्सन के बारे में लिखी होगी। क्या ध्यान रखना है आपने, बट और एंड जब भी लिखा होगा तो उसके आगे की दी गई स्टेटमेंट हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आगे जो स्टेटमेंट लिखा है वो ए के बारे में लिखा है। अब ए के बारे में क्या लिखा हुआ है, A इज़ शॉर्टर देन C, जो A है वो C से छोटा है। अब अगर A जो है वो C से छोटा है, इसका मतलब C क्या हो जाएगा, A से बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा इसको तो C को ऊपर लिखना है आपने। तो आपने करना है C को A के ऊपर नोट डाउन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, C को A के ऊपर नोट डाउन कर दिया। इसका मतलब कि जो C है वो A से बड़ा है। अब मैंने देखा इसमें स्पेसिफिक, देखो ऑर्डर में आपके सारे पर्सन आ गए। अब स्पेसिफिक ऑर्डर में आने के बाद कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा, यानी कि हु इज़ द बिगेस्ट वन, तो बिगेस्ट में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। अगर आपसे पूछता है हु इज़ द स्मॉलेस्ट वन, तो स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा आपका B। कई बार आपसे पूछता है हु इज़ इन द मिडिल, बीच में कौन आ रहा है, तो उस वाले केस का आंसर हो जाएगा A। तो ध्यान अपने रखना है कि पर्सन को आपने स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना है और अकॉर्डिंगली पूछे गए क्वेश्चंस के आपने आंसर्स देने। ठीक है, अगर मैं अगला केस देखता हूँ, जैसा कि मुझे दिया हुआ है यहाँ पे A इज़ बिगर देन B। नॉर्मली मैंने इसको नोट डाउन कर दिया दैट A इज़ बिगर देन B। अब ना अगर आपको कहीं पे भी दिखाई देता है हु, या आपको दिखाई देता है whom, या आपको दिखाई देता है which, इन तीनों ही केस में हमेशा जस्ट पहले जो पर्सन लिखा गया है उसके बारे में आपसे बात कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हु से जस्ट पहले कौन आ रहा है आपका B। इसका मतलब B के बारे में आगे स्टेटमेंट लिखी गई है। अब क्या लिखा हुआ है, B इज़ बिगर देन C। B जो है वो C से बड़ा है। अब B जो है वो C से बड़ा है तो B हो जाएगा ऊपर, C हो जाएगा नीचे। तो पैटर्न जो मेरा बन गया वो बन गया A B C। कंपेयर अगर मैं करता हूँ पिछले वाले पैटर्न से, तो पिछले वाले पैटर्न में बना था C A B। इस बार जो मेरा पैटर्न बन रहा है A B C। पैटर्न दोनों अलग अलग हैं आपके। ठीक है, तो अलग अलग पैटर्न है तो आंसर भी डेफिनेटली अलग आएंगे आपके। इस बार जो बिगेस्ट होगा वो होगा आपका A, स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा C, और अगर मिडिल पूछता है तो आपका आंसर रहेगा उस वाले केस में B। तो ध्यान रखना है, हमने जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी ऑर्डर में अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बट और एंड केस में आगे की स्टेटमेंट होगी फर्स्ट पर्सन के बारे में, हु हुम विच वाले केस में
आगे की स्टेटमेंट होगी जस्ट पहले वाले पर्सन के बारे में। जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर एक और प्रोबेबिलिटी का केस देखते हैं इसके वजह से। नोट करो सभी एक बार। ये नोट कर लिया सभी ने। तो अगले केस देखते हैं कि पॉसिबिलिटी का केस अगर आता है तो इस टाइप के डायग्राम कैसे आपने ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो। तो क्वेश्चन हम देख रहे थे कि फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि g इज बिगर देन k, तो मैंने इसको नॉर्मली नोट डाउन किया दैट g इज बिगर देन k। देन आगे आपसे बोलता है बट शॉर्टर देन y। जैसा कि मैंने आपको बताया था बट किसके लिए यूज होगा, आपके g के लिए। तो क्या बोल रहा है कि g इज शॉर्टर देन y, g जो है y से छोटा है। g अगर y से छोटा है तो इसका मतलब है कि g के ऊपर आ जाएगा आपका y। ठीक है, आगे आपसे बोलता है y इज बिगर देन m, y जो है m से बड़ा है। अब मैंने m को यहां रखा तो मैंने देखा m जो है y से बड़ा आ रहा है। अगर मैं m यहां रखता हूं तो भी y बड़ा आ रहा है, और अगर मैं m को यहां लिखता हूं तो भी y बड़ा आ रहा है। तो मुझे ना एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि m कहां पे आएगा, तो मैंने इसके लिए अलग से नोट किया दैट y इज बिगर देन m। फिर मैंने आगे पढ़ा, आगे लिखा होता हु। अब जैसे मुझे वर्ड दिखाई दिया हु तो मेरे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए हु से जस्ट पहले आ रहा है m, तो m इज बिगर देन j। m जो है j से बड़ा है, m अगर आपका j से बड़ा है तो इसका मतलब m हो जाएगा ऊपर, j हो जाएगा नीचे। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछता है कि हु इज द बिगेस्ट वन, तो मैंने चेक किया दोनों ही पैटर्न में जो बिगेस्ट आ रहा है वो आ रहा है y, तो मेरा आंसर हो जाएगा y, सिंपल। लेकिन अगर मुझसे पूछता है हु इज द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा कौन है। अब देखो अगर मान लो m यहां आता, j उसके नीचे है, m से छोटा j है, तो सबसे छोटा कौन हो गया हमारा j। अगर मान लो m यहां नहीं आता, m आता यहां पे, उससे छोटा कौन है j, तो सबसे छोटा कौन हो जाता k। अगर मान लो m यहां आता, उससे छोटा होता j, ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होता k।
तो अब हमें ये श्योर नहीं है कि सबसे छोटा k होगा या फिर j होगा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा k और j। मान लो ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है k, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको j, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है डेटा इनएडिक्वेट, तो आपका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। इन केस 4 ऑप्शन दी हुई हैं, ए ऑप्शन दिया है k, बी दिया हुआ है j, सी दिया आपको डेटा इनएडिक्वेट और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है k और j। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका k और j। अगर ये ऑप्शन में आपको ना दिखाई दे तो आपने डेटा इनएडिक्वेट चूज करना है, ठीक है। तो ये नहीं कि स्ट्रेट अवे आपने डेटा इनएडिक्वेट चूज कर लिया, ध्यान रखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका k और j। इन केस ये ऑप्शन में आपको ना दिखे तो आपने डेटा इनएडिक्वेट चूज करना है। तो जब भी कहीं आपके 2 पैटर्न बनते हैं, ध्यान आपने रखना है बॉटम वाले दोनों आपके स्मॉलेस्ट में और कैटेगरी में जाएंगे, एंड नहीं आएगा, k एंड j दोनों नहीं है छोटे, 2 में से कोई एक छोटा है। तो छोटा कौन है हमें पता नहीं है, k छोटा है या j छोटा है पता नहीं है, तो या तो k छोटा हो सकता है या फिर j छोटा हो सकता है। तो जब आपका आंसर होगा वो होगा k और j। नोट कर लो सभी इसको, फिर क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। ठीक है, तो हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए और इन 2 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है वो केस देखते हैं, ठीक है। तो बट और एंड और बड़ा छोटा का ध्यान रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको दे रखा है नीलम इज टॉलर देन पुष्पा, ठीक है। तो अब मुझे नीलम इज टॉलर देन पुष्पा दिया हुआ है, तो मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, मैं जल्दी सॉल्व करने के लिए सिर्फ इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नोट डाउन कर लिया दैट नीलम इज़ टॉलर देन पुष्पा, नीलम जो है वो पुष्पा से बड़ी है। आगे मैंने पढ़ा, आगे लिखा हुआ था बट नॉट एज टॉल एज मनीष। अब जैसे मुझे वर्ड दिखाई दिया बट, इसका मतलब आगे की जो स्टेटमेंट होगी वो होगी नीलम के बारे में। तो नीलम इज़ नॉट एज टॉल एज मनीष, नीलम उतनी टॉल नहीं है जितना टॉल मनीष है। तो मैंने यह किया, नीलम के ऊपर नोट डाउन कर दिया मनीष। अब आगे मुझसे बोलता है रमा इज़ टॉलर देन नमिता, जो रमा है वो नमिता से टॉलर है। अब देखो इस रो में ना ही रमा आ रही है और ना ही नमिता आ रही है, तो मैंने इसके लिए इसको अलग से नोट किया दैट रमा इज़ टॉलर देन नमिता। और मैंने एक चीज़ गौर की कि नीलम और नमिता दोनों n से आ रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चन को ज़्यादा ईज रखने के लिए नमिता के लिए NA यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। तो रमा जो है वो नमिता से टॉलर हो गया, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे बढ़ते हैं। बट नॉट एज टॉल एज पुष्पा, अगेन बट आ गया, तो बट किसके लिए यूज होगा, रमा के लिए। तो रमा इज़ नॉट एज टॉल एज पुष्पा, रमा उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी पुष्पा है, यानी कि रमा से छोटी हो गई आपकी, रमा जो है वो पुष्पा से छोटी हो गई। और रमा छोटी कौन है, नमिता। अब देखो अगर मैं गौर करता हूँ तो सारे के सारे आपके एक रो में आ गए। आपके जैसे एक रो में आते हैं, अब क्वेश्चन में क्या पूछता है उसका आंसर देख लेते हैं। तो आपसे पूछता है हु इज़ द टॉलेस्ट वन, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा हमारी रो में कौन आ रहा है, मनीष। तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनीष। तो ध्यान रखना है आपने, जिस अकॉर्डिंगली पूछते जाएगा अकॉर्डिंगली अपने पर्सन को अरेंज करना है, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका अपना आंसर देना। मान लो इसमें पूछता आपसे कि हु इज़ द शॉर्टेस्ट वन, तो सबसे छोटा कौन है आपकी, नमिता, तो आपका आंसर होता है नमिता। क्वेश्चन में आपसे पूछता हु इज़ इन द मिडिल वन, मिडिल में कौन आ रहा है, तो बीच में कौन आ रही है, पुष्पा, पुष्पा आपका आंसर होता है। तो ध्यान रखना है जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन पूछेगा आपने उसका आंसर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, सेकंड बोल रहा है कि A इज़ टॉलर देन B। तो मैंने इसको नोट डाउन कर दिया दैट A इज़ टॉलर देन B। A बड़ा है तो ऊपर और B छोटा है तो मैंने B को नीचे नोट डाउन कर दिया, ठीक है। आगे आपसे बोलता है बट शॉर्टर देन C, लेकिन बट दिखा, अब बट किसके यूज़ होगा, A के लिए। तो A जो है वो C से छोटा है, तो मैंने A के ऊपर नोट डाउन कर दिया C।
आगे आपसे बोलता है D इज टॉलर देन A, D जो है ना वो A से बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका मतलब D क्या पता यहाँ आ जाए, और क्या पता D आपका यहाँ, क्योंकि बड़ा है ना तो कहीं भी हो सकता है वो, अगर यहाँ होगा तो भी A से बड़ा होगा, यहाँ होगा तो भी A से बड़ा होगा, ठीक है। आगे मैंने पढ़ा, आगे लिखा बट शॉर्टर देन C। अब अगेन बट है, इसका मतलब D के लिए होगी स्टेटमेंट, तो D जो है वो C से छोटा है, और मुझे क्लियर कट बता दिया गया कि C से छोटा है D, तो इसका मतलब है श्योर हूँ मैं कि D आपका यहाँ नहीं आएगा, तो D आपका फिक्स आएगा C और A के बीच में। तो ध्यान अपने ये रखना है, जब भी कभी आपको कोई पर्सन, दो पर्सन के बीच में फिट करना है, सो मान लो D आपको फिट करना है C और A के बीच में, तो आपने वहीं लिखने की बजाय छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर ली और आपने साइड नोट कर लिया D, इसका मतलब है जो D है वो C और A के बीच में आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है आपसे, E इज टॉलर देन B, E जो है ना B से बड़ा है, E अगर B से बड़ा है तो इसका मतलब E यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, बट शॉर्टर देन A, लेकिन जो E है वो A से छोटा है, अगर E A से छोटा है इसका मतलब है E यहाँ नहीं आएगा और E जो है यहाँ नहीं आएगा, तो हमें श्योर हो गया है कि E जो है वो A और B के बीच में आएगा। तो पैटर्न मेरा कैसा बन रहा है यहाँ पे, C D A E B। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछता है हु इज़ द टॉलेस्ट वन, सबसे बड़ा कौन है। तो अब देखो मैंने पैटर्न देख लिया, अब पैटर्न में उससे पूछता है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन आ रहा है हमारा C, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा C, ध्यान रखना इस चीज़ का आपने। अच्छा मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछता हु इज़ द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है आपका B, तो आपका आंसर होगा B। यही मान लो अगर आपसे पूछता है हु इज़ इन द मिडिल वन, तो देखो 5 वाला केस है, तो मिडिल में कौन आ रहा है आपका A, तो आपका आंसर होगा A। तो ध्यान रखना है जो क्वेश्चन आपको पूछेगा पहले तो आपने स्पेसिफिक ऑर्डर बनाना है, और ऑर्डर बनते ही आपको बताना है पूछे गए क्वेश्चन का आंसर, तो वो आपने प्रॉपरली चेक करना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और अकॉर्डिंगली फिर आपने आंसर देना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो सभी, 2 क्वेश्चन हम और देखेंगे फिर हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ मूव करते हैं, नोट करो सभी इसको। ठीक है, कुछ और 2 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लेवल इस बार अप है तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट आपसे बोल रहा है पावर इज बिगर देन जाम्बली, ठीक है, तो मैंने क्या नोट डाउन किया दैट पावर इज बिगर देन जाम्बली, पावर जो है वो जाम्बली से बड़ा है, ठीक है। तो अगेन मैंने पूरा नाम ना लिखने की जगह मैंने सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया, ठीक है। आगे आपसे बोल रहा है सराय इज़ बिगर देन चितपुर, जो सराय है वो चितपुर से बड़ा है, तो मैंने अलग से अगेन मुझे पता नहीं चला इस ऑर्डर में, तो सराय इज़ बिगर देन चितपुर, सराय जो है वो चितपुर से बड़ा है। आगे आप बोला राय इज़ नॉट एज बिग एज सराय, राय उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सराय है, तो इसका मतलब क्या हो गया, राय जो है सराय से छोटा हो गया, तो सराय के नीचे मैंने नोट डाउन कर दिया राय। आगे आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या बता रहा है आपको, राय इज़ नॉट एज बिग एज सराय, लेकिन आगे बोला बट इज़ बिगर देन जाम्बली, लेकिन वो जाम्बली से बड़ा है, तो जाम्बली से बड़ा है तो मैंने राय को जाम्बली के ऊपर नोट डाउन कर दिया। आगे आपसे बोलता है चितपुर इज़ नॉट एज बिग एज जाम्बली, चितपुर जो है वो जाम्बली जितना बड़ा नहीं है, तो जाम्बली के नीचे नोट डाउन कर दिया मैंने चितपुर। अब मुझे क्वेश्चन में पूछता है कि हु इज़ द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। अब देखो मैंने देखा यहाँ पे 2 पैटर्न बन रहे हैं आपके, एक तो ये पैटर्न बन रहा है और एक ये पैटर्न बन रहा है आपका, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो दोनों ही केस में सबसे छोटा कौन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका चितपुर, तो अगर स्मॉलेस्ट पूछता है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चितपुर, ठीक है। एक और केस देख लेते हैं, चलो इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बेस पर डिटेल देखते हैं, नोट कर लो एक बार सभी।
ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? आपसे बोल रहा है कि 5 बॉयज अपीयरिंग इन ए टेस्ट, 5 बच्चे हैं वो एक टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, टेस्ट देने गए और उसके बाद उनके मार्क्स आ जाते हैं। तो क्या बोल रहा है? गोविंद गेट्स मोर मार्क्स देन सुरेंद्र। गोविंद के ना सुरेंद्र से ज़्यादा मार्क्स आए, तो सुरेंद्र के लिए मैंने एस यू यूज़ कर लिया, गोविंद के लिए जी। आगे आपसे बोल रहा है बट लेस देन शिवा, लेकिन बट मैंने बताया था किसके लिए यूज़ होगा आपका? फर्स्ट पर्सन गोविंद के लिए। तो गोविंद के ना शिवा से मार्क्स कमाए हैं, तो शिवा को मैंने गोविंद के ऊपर नोट डाउन कर दिया। फिर आगे आपसे बोलता है वीरेंद्र गेट्स लेस देन मोहन, वीरेंद्र के मोहन से कमाए हैं, मोहन से कम आए हैं वीरेंद्र के। आगे आपसे बोलता है हु। अब देखो जैसे मुझे हु दिखाई दिया तो ध्यान रखना है हु से जस्ट पहले जो आएगा उसके बारे में आगे स्टेटमेंट लिखी होगी, यानी कि हु से जस्ट पहले कौन है? मोहन। मोहन के बारे में क्या बोला? मोहन गेट्स लेस देन सुरेंद्र, मोहन के सुरेंद्र से कम आए हैं। अब मोहन के अगर सुरेंद्र से कम आए हैं तो मोहन से कम किसके आए? वीरेंद्र के, तो मोहन के नीचे हो गया वीरेंद्र। अब देखो पैटर्न बन गया आपका एक लाइन में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? हु गेट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स, सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसके आए हैं? तो मेरे हिसाब से देखो पैटर्न बन रहा है जब, तो मैक्सिमम किसके दिख रहे हैं आपके? शिवा, और सबसे कम किसके दिख रहे हैं? वीरेंद्र। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवा एंड वीरेंद्र। तो ध्यान रखना है आपने, जिस ऑर्डर में जो डिटेल बोलते जाएगा आपने वो नोट डाउन करना है। बट एंड हु हुम विच का आपने ध्यान रखना है। बट और एंड केस में आपने पहला पर्सन देखना है, जब बात करेगा हु हुम विच की तो आपने उससे जस्ट पहले वाला पर्सन देखना है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, वो समझ नहीं पाते क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पर आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने ध्यान रखना है जब बात करेगा बट और एंड की तो आपने देखना है फर्स्ट पर्सन, जब बात करेगा आपसे हु हुम और विच की उस केस में आपने देखना है जस्ट पहले वाला पर्सन, मतलब जो हु हुम विच लिखा होगा उससे जस्ट पहले जो पर्सन आ रहा होगा वो पर्सन के बारे में आगे की स्टेटमेंट लिखी गई होगी, ठीक है। इसको नोट डाउन करो सभी। फिर हम कुछ रैंकिंग वाले केस देखते हैं जो आजकल पेपर में कई बार पूछे गए हैं आपसे, आपने उनको अप्रोच कैसे करना है, इसको नोट कर लो सभी। नेक्स्ट जो हम केस देखने वाले हैं वो है आपके रैंकिंग केस। रैंकिंग क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करने हैं, इससे मैं बात करता हूँ आपसे। अगर रैंकिंग की ठीक है, तो रैंकिंग क्वेश्चन कैसे आएंगे? कई बार आपको डिटेल दिया होता है, कोई एक पर्सन के बारे में दिया होता है डिटेल, और आपसे कहता है कि वो लेफ़्ट टू राइट कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और उनमें से एक पर्सन के बारे में डिटेल आपको देगा। जैसे मान लो आपसे बोलता है कुछ बच्चे आपके लेफ़्ट टू राइट बैठे हुए हैं, उसमें से मोहन नाम के लड़के ने अपने आप को काउंट किया लेफ़्ट साइड से और अपने आप को काउंट किया उसने राइट साइड से, ठीक है। जैसे कि मान लो आपसे बोलता है कुछ बच्चे आपके एक रो में बैठे हुए हैं, उसके बाद मोहन ने अपने आप को लेफ़्ट साइड से काउंट किया तो उसका रैंक आ रहा था 17। फिर मोहन ने अपने आप को राइट साइड से काउंट किया तो भी उसका रैंक आ रहा था 17। आपसे पूछता है कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी। कई बच्चे इस क्वेश्चन को रॉन्ग सॉल्व करते हैं, तो आपने सही सॉल्व कैसे करना है या सही तरीके से सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर्मूला ये है कि रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। अब देखो अगर मैं मोहन की रैंक लेफ्ट साइड से देखता हूँ तो उसकी रैंक है 17, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 17। अगर आपसे बोलता है मोहन की रैंक राइट साइड से दी हुई है 17, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 17। अब मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ गौर क्या किया कि मोहन को जब मैं लेफ़्ट साइड से काउंट कर रहा हूँ या मैं राइट साइड से काउंट कर रहा हूँ तो मैं मोहन को 2 बार काउंट कर रहा हूँ। 2 बार क्यों काउंट कर रहा हूँ? लेफ़्ट से काउंट किया तो मोहन काउंट कर लिया, राइट से काउंट किया तो मोहन काउंट कर लिया। अब मैंने 2 बार काउंट किया पर मोहन 2 बार तो है नहीं, वो तो है एक ही बार, तो इसलिए आपको एक बार मोहन को माइनस करना पड़ेगा।
तो 17 प्लस 17 34, 34 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी आपकी 33। तो क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 33। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आता है, टॉप टू बॉटम फॉर्म में आता है। मान लो आपसे बोलता है कुछ बच्चे आपके टॉप टू बॉटम बैठे हुए हैं, इस बार आपको क्लास की स्ट्रेंथ दी हुई है, आपसे बोलता है भाई क्लास में ना 40 बच्चे हैं टोटल आपको बता दिया। उसके बाद आपसे कहता है कि मोहन का रैंक टॉप से है 5 और आपसे कहता है कि आपने फाइंड करना है कि बॉटम से उसका रैंक क्या होगा। तो बच्चे ना बहुत इजीली से 35 आंसर दे देते हैं। 35 गलत है आपका। 35 गलत क्यों है और सॉल्व कैसे करना है आपने, पहले ये लेफ्ट और राइट था, यही चीज़ यहाँ पे घूम के हो गई है टॉप टू बॉटम। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, रैंकिंग फ्रॉम टॉप प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम -1 इक्वल टू टोटल। यहाँ पे लेफ्ट और राइट था, यहाँ पे टॉप टू बॉटम हो गया आपका। तो रैंकिंग फ्रॉम टॉप इज़ 5 प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम आपको फाइंड करना है -1, टोटल आपको दिया हुआ है 40। तो मैं रैंकिंग फ्रॉम बॉटम अगर फाइंड करता हूँ तो 40 -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 और +5 हो जाएगा तो -5। तो इसका मतलब हो गया 40 + 1 41 -5 अगर मैं करता हूँ तो वैल्यू जाएगी 36। तो इसका मतलब है कि मोहन का रैंक बॉटम से जो होगा वो होगा 36। तो ध्यान रखना आपने, लेफ्ट और राइट की बात करेगा तो लेफ्ट और राइट फॉर्मूला सेम ही है दोनों ही केस में, बस आपने वैल्यूज़ का ध्यान रखना है और जो पर्सन 2 बार काउंट किया गया है एक बार उसको माइनस करना है। नोट डाउन करो सभी इसको। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अहेड और बिटवीन अगर दोनों वर्ड आपके क्वेश्चन में एक साथ लिखे हुए आते हैं तो आपने उस केस में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। नोट कर लो एक बार सभी इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर अहेड और बिटवीन केस दोनों वर्ड एक साथ लिखे हुए आते हैं क्वेश्चन में तो आप उसको सॉल्व कैसे करना है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, इसमें आपको बोलेगा कि कुछ बच्चे मान लो एक रो में बैठे हुए हैं और उसके बाद आपसे कहता है कि मोहन जो है वो लेफ्ट साइड से उसी कोई पोजीशन दे रखी है। ठीक है, लाइक मान लो, बेटर तरीके से समझते हैं इसको। मान लो कि आपको ना बोलता है कि कुछ बच्चे आपके एक रो में बैठे हुए हैं और उसके बाद मोहन जो है वो बैठा हुआ है आपका लेफ्ट से 17 पे एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद से बोलता है जो सोहन है वो बैठा हुआ है 8th पे राइट साइड से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, कुछ बच्चे एक रो में बैठे हुए हैं, उसके बाद मोहन की जो रैंक है लेफ्ट साइड से वो 17, सोहन की जो रैंक है राइट साइड से वो है 8। फिर आपसे बोलता है देयर आर 3 चिल्ड्रन बिटवीन मोहन एंड सोहन। आपसे बोलता है कि 3 बच्चे हैं मोहन और सोहन के बीच में। आगे कॉल लाइन लिखी हुई है दोज 3 चिल्ड्रन आर अहेड ऑफ सोहन। उसने वर्ड यूज किया पहले बिटवीन। कैसे, उसने क्या बोला, देयर आर 3 चिल्ड्रन बिटवीन मोहन एंड सोहन एंड दोज 3 चिल्ड्रन आर अहेड ऑफ सोहन। उसने अहेड भी यूज किया, बिटवीन भी यूज किया। तो पेपर में जब भी कभी आपके अहेड और बिटवीन ये दोनों केस एक साथ आते हैं उस केस में आपने सभी पर्सन को आपस में ऐड करना है। ठीक है, जैसा कि यहां से लेकर यहां तो हो गए 17, यहां से यहां तो हो गए 8, बीच में बैठे हुए 3, तो आपने करना है 17 + 3 + 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 28। ठीक है, तो ध्यान रखना है 17 + 3 हो गया 20, 20 + 8 हो गया 28 और 28 आपकी वैल्यू हो गई सीधे। तो ध्यान रखना जब भी आपको बिटवीन और अहेड वर्ड एक साथ यूज करेगा उस केस में आपने सभी को आपस में ऐड करना है। नोट डाउन करो। फिर हम सिंगल देखते हैं, अगर सिर्फ बात करेगा आपसे अहेड की तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। इसको नोट करो सब एक बार।
ठीक, नोट कर लिया सभी ने। चलो अगला केस देखते हैं। अब मान लो अहेड की बात करते हैं, सिंगल आपको दे रखा है अहेड, ठीक है। तो पहला पैटर्न, पहला केस क्या दे रखा है कि आपसे बोलता है कुछ बच्चे आपके एक रो में बैठे हुए हैं, मोहन जो है वो राइट साइड से बैठा हुआ है 20 पे, और आपसे कहता है कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो है 40। फिर आपसे बोलता है कि मोहन के अहेड रवि जो है वो 7 अहेड है, मोहन के 7 अहेड रवि बैठा हुआ आपसे बोलता है, ठीक है। अब देखो, जब बात करेगा सिंगल अहेड की, सिर्फ और सिर्फ अहेड की अगर बात करता है आपसे, तो आपने ध्यान रखना है लाइन जहां से स्टार्ट होगी आपने उस तरफ जाना है, ठीक है। लाइन जहां से स्टार्ट होगी, अगर लेफ्ट और राइट की बात करेगा तो लाइन हमेशा आपकी लेफ्ट से शुरू होगी, तो इसका मतलब है कि आपने लेफ्ट साइड जाना है। अगर आपसे बात करें कहीं भी टॉप टू बॉटम की, तो ध्यान रखना है लाइन जो स्टार्ट होगी वो होगी टॉप से, तो इसका मतलब आपको टॉप की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब रवि जो है वो मोहन से 7 अहेड बैठा है, यानी 7 आगे बैठा हुआ है। 7 आगे बैठने का मतलब क्या हो गया, बैक साइड से उसका रैंक कितना हो जाएगा 27। मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछता कि रवि का रैंक लेफ्ट साइड से क्या होगा, या आपसे पूछता रवि का रैंक फ्रंट से क्या होगा, तो फ्रंट ध्यान रखना है, फ्रंट वर्ड वहीं यूज होगा जहां से लाइन स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि रवि का रैंक फ्रंट से क्या होगा या रवि का रैंक लेफ्ट से क्या होगा, तो अगेन जो फॉर्मूला हमने किया था, रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट -1 इक्वल टू टोटल। टोटल कितना दिया आपको 40, तो यानी मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे 40 -1 कंसिस्टेंट, राइट साइड से रैंक कितना दिया आपको 27, और लेफ्ट साइड से रैंक आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू 40 -1 हो जाएगा तो +1, और 27 हो जाएगा तो -27। तो अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूं तो कितनी वैल्यू जाएगी इसकी 14। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा लेफ्ट साइड से वो आ जाएगा 14, यानी कि रैंक क्या होगा रवि का लेफ्ट साइड से 14। यही अगर आपसे बात करता है टॉप टू बॉटम की, आपसे बोलता है कि रवि जो है वो मोहन से 7 अहेड है। अहेड मतलब स्टार्टिंग यहाँ पे है, तो इसका मतलब रवि आ जाएगा यहाँ पे +7 का मतलब क्या है 27, उसकी रैंक हो जाएगी बॉटम से। तो अगेन फॉर्मूला चेंज, रैंकिंग फ्रॉम टॉप, रैंकिंग फ्रॉम बॉटम -1 इक्वल टोटल। तो आपने रैंकिंग फ्रॉम टॉप फाइंड करना है, तो वैल्यू जाएगी आपकी टॉप से रैंक हो जाएगा उसका 14। नोट डाउन करो सभी इसको। फिर लास्ट केस देखते हैं इंटरचेंज, और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपने उनको सॉल्व कैसे करना है। नोट कर लो बस अभी। जो लास्ट एक केस है इंटरचेंज का, या ना पेपर में कई बार लिखा होता है एक्सचेंज, उसका मतलब भी सेम ही होगा, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है आपका, तो ध्यान के रखना आपने क्वेश्चन में इंटरचेंज एक्सचेंज वर्ड लिखा होगा तो दोनों का मतलब सेम है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, आपको बोलता है कुछ बच्चे आपके एक रो में बैठे हुए हैं, उसके बाद मोहन का रैंक आपको दिया हुआ है 63, सोहन का रैंक आपको राइट साइड से दिया हुआ 78। आपसे पूछता है कि दोनों ने सीटें इंटरचेंज कर ली, ठीक है। क्वेश्चन कैसे, दोनों सीटें पोजीशन दी हुई हैं आपको, फिर आपसे बोलता है मोहन और सोहन ने सीटें आपस में इंटरचेंज कर ली। इंटरचेंज का मतलब ये है कि मोहन उठ के चला गया है सोहन की सीट पे, और सोहन जो है वो उठ के आ गया है मोहन की सीट पे, दोनों ने सीटें आपस में इंटरचेंज कर ली। जैसे इंटरचेंज की, आपसे बोलता है कि मोहन का रैंक लेफ्ट साइड से हो गया 74, आपसे पूछता है कि सोहन का रैंक राइट साइड से कितना होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है आपने, पहले मोहन था 63 पे, अब वो हो गया 74 पे। इसका मतलब क्या हुआ, जब मोहन उठ के सोहन की सीट पे गया
तो उसने बीच में कितनी सीटें जंप की? 11। ठीक है ना? कैसे देखो, ये मैंने कैसे फाइंड किया? अब सीधे इस पोजीशन में देखना है, जो पहले पोजीशन आपको दी थी वो दी थी लेफ्ट साइड से, नई जो पोजीशन दे रहा है वो भी आपको क्या दे रहा है? लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब देखो वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई है ना? कितनी वैल्यू बढ़ गई है? 11 बढ़ गई। कैसे मैंने फाइंड किया? 74 माइनस 63। अब मैंने गौर ये किया, जब मोहन उठ के सोहन की सीट पे जा रहा है तो बीच में वो 11 बच्चे जंप कर रहा है। तो अगर सोहन को उठ के मोहन की सीट पे आना होगा तो कितने जंप करेगा वो? 11। सिंपल। जब मोहन उठ के सोहन की सीट पे जा रहा है वो 11 जंप कर रहा है, तो सोहन उठ के मोहन की सीट पे जाएगा तो कितने जंप करेगा? 11। सिंपल। तो यानी 78 प्लस 11 कर देना आपने, कितना हो जाएगा? 89। तो आपका आंसर हो जाएगा इस वाले केस में 89। अच्छा, मान लो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता, आपसे पूछता कि क्लास की ना टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, टोटल स्ट्रेंथ, और ये वैल्यू आपको ना दी होती, इस पार्ट को आप मान लो हटा दो, ठीक है, मान लो ये वैल्यू ना दी होती और आपसे पूछता है क्लास में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, ये वैल्यू आपको नहीं होती और ये भी नहीं होती, ठीक है। तो अब आपसे पूछता है कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी, तो देखो ये पोजीशन के बारे में बात कर रहा था, आपसे दिया हुआ था ये आपको। अब मैंने गौर किया यहां से लेकर इस पोजीशन तक कितने बच्चे हैं? 74। यहां से लेकर यहां तक कितने बच्चे हैं? 78। और आप इस पोजीशन को कितनी बार गिन रहे हो? 2 बार। 2 बार गिन रहे हो, इसका मतलब क्या करना है आपने? एक बार उसको माइनस कर देना है। तो सिंपल, 4 + 8 कितना हो गया आपका? 12। 12 - 1 कितना होता है? 11। 1 कैरी हो गया आपका। 7 + 7 14, 1 कैरी था आपका, तो कितना हो जाएगा? 15। यानी कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी आपकी? 151। तो जब आपसे बात करेगा टोटल स्ट्रेंथ की, तो आपने टोटल स्ट्रेंथ देखना है। अगर आपसे बोलता है सोहन के न्यू पोजीशन की, तो आपने चेक करना है मोहन जब सोहन की सीट पे आ रहा था, जितनी स्ट्रेंथ आपने जंप की उतनी ही स्ट्रेंथ आपने दूसरे वाले में जंप करनी है। जो वैल्यू आएगी वो आएगी न्यू पोजीशन ऑफ सोहन, ठीक है। नोट करो सभी इसको, फिर डिटेल देखते हैं। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन ए क्यू मोहन इज 7th फ्रॉम द बैक। आगे दिया हुआ है सोहन प्लेस इज 6th फ्रॉम द फ्रंट एंड श्याम इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू एंड इज अहेड ऑफ मोहन। अब मैंने ना इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा डिटेल में, तो मैंने गौर किया, एक तो वर्ड यहाँ पे आ रहा है आपका बिटवीन, और दूसरा वर्ड आ रहा है आपका अहेड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि अगर बिटवीन और अहेड दोनों ही वर्ड आपके आते हैं तो उस केस हमने क्या करना होता है, हमने सभी लोगों को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है इन ए क्यू मोहन इज 7th फ्रॉम द बैक। बैक साइड से मोहन जो है वो 7 पे है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, बैक साइड से मोहन जो है वो है 7 पे। फिर आगे क्या बोल रहा है, सोहन प्लेस इज 6th फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट से सोहन जो है वो है 6th पे। फिर आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फ्रंट एंड श्याम इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू। अब ये बिटवीन द टू मतलब 2 लोग नहीं है, 2 लोग यानी कि मोहन और सोहन के बीच में श्याम है, मोहन और सोहन के बीच में 2 लोग नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपसे, बिटवीन द टू, इसका मतलब श्याम जो है वो आपके श्याम जो है बिटवीन द टू, यानी कि श्याम जो है बिटवीन सोहन एंड मोहन बैठा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है आपसे, इज अहेड ऑफ मोहन, और मोहन से आगे है, मोहन से आगे जो है वो है श्याम। फिर आपसे पूछता है क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी। अब देखो जब मैंने यहाँ से काउंट किया तो ये जो पोजीशन है ये कितनी दी है आपको? 6। कहाँ से दी है? लेफ्ट साइड से। राइट साइड से मैंने काउंट किया, ये पोजीशन कितनी दी हुई है आपको? 7। 6 + 7 कितना हो गया? 13। और बीच में बैठा हुआ है श्याम। तो आपने क्या करना है, सभी को आपस में ऐड कर देना है। 6 + श्याम 7, 7 + 7 14। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 14। यानी कि टोटल अगर आपसे पूछता है कि क्लास में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 14। तो ध्यान रखना आपने, जब भी पेपर में कहीं पे बिटवीन और अहेड दोनों वर्ड आते हैं
उस केस में आपने सभी पर्सन को आपस में ऐड करना है। नोट डाउन करो सभी इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे डिटेल देखते हैं। तो नोट कर लिया सभी ने? चलो, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगी। जो भी आपको टॉपिक्स करवाए हैं इसमें रैंकिंग के, इससे क्वेश्चंस हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, और इसके आगे वाला पार्ट्स, मतलब जो रैंकिंग का सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा, ठीक है। तो अगर अगेन वीडियो आपको पसंद आई हो और लेक्चर जो है प्रॉपरली समझ में आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हम जो आगे लेक्चर्स डाल रहे हैं वो आपको मिलते रहें। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक बटन दबाएं, ताकि फर्दर फ्यूचर में वीडियोस डालने में हमें ज़्यादा खुशी हो, ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल फॉर योर। थैंक यू सो मच।